है सेबी क्यों आया, ये एक्ट क्यों बना, उसके लिए अपने को दो टाइप के फ्रॉड पहले समझने पड़ेंगे कि भाई शेयर मार्केट में कैसे फ्रॉड होता है और पहले कैसे होता था। तो ये चैप्टर के लिए अपना जो मोटिवेशन है वो है श्री श्री हर्षद मेहता एंड ही इज नो मोर। तो लेट श्री, इनका डेथ हो गया था 2000 या 2001 में। तो क्या हुआ था हर्षद मेहता के केस में, पहले अपन वो समझेंगे एंड आफ्टर दैट वील स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। ऐसा हुआ था ये एक्ट में कि भाई पहली बात तो ये एक्ट शेयर मार्केट के लिए है। सेबी इज फॉर लिस्टेड कंपनीज, ये समझ के चलना। जो भी लिस्टेड कंपनी में फ्रॉड्स होता है ना उसको सेबी पकड़ता है। हर्षद मेहता ने क्या स्कैम किया था, तो ईयर 1992 का ये स्कैम है। 1992 में सबसे बड़ा स्कैम जो है वो अनरावल हुआ था वो टाइम का। ऐसा कुछ हुआ था ईयर 1992 में कि रेडी फॉरवर्ड डील करके एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। रेडी फॉरवर्ड डील का मतलब ये होता था कि अगर कोई भी बैंक को पैसा रेज करना है तो वो कैसे रेज कर सकता है। तो देयर यूज्ड टू बी सम सिस्टम। फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक ए। बैंक ए वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम बैंक बी। उसको बैंक ए को पैसा चाहिए, तो बैंक बी जो है ना वो उसको पैसा दे देगा, जितना भी उसको पैसा चाहिए वो दे देगा। एंड सामने बैंक ए क्या करेगा, उसको सिक्योरिटीज इश्यू करेगा। तो बेसिकली जैसे बॉन्ड मार्केट होता है, आप बॉन्ड्स या डिबेंचर्स इशू करके पैसा रेज करते हो। तो पहले भी यही हुआ करता था कि भाई बैंक ए जो है अगर उसको पैसा रेज करना है बैंक बी से तो वो उसको सिक्योरिटी इशू करता था। बट वो टाइम पे ऐसा नहीं था। वो टाइम पे ना बीच में एक ब्रोकर आता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बैंक ए को पैसा चाहिए तो बैंक ए क्या करेगा, बीच में एक स्टॉक ब्रोकर से बात करेगा एंड ये स्टॉक ब्रोकर आगे बैंक बी से डील करेगा। मतलब एक इंटरमीडियरी के थ्रू ये पूरा ट्रांजैक्शन होता था। तो ऐसा होता था कि भाई बैंक बी जो है वो पैसा देगा बैंक ए को एंड बैंक ए जो है वो सिक्योरिटी देगा बैंक बी को, बट थ्रू अ ब्रोकर। तो ऐसा हुआ कि वो टाइम पे बैंक ए जो है वो थ्रू अ ब्रोकर अपनी सिक्योरिटी ट्रांसफर करता था आगे बैंक बी को। एंड वो टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि बैंक बी जो है इट विल पे अमाउंट डायरेक्टली टू बैंक ए। मतलब ये ब्रोकर का बारी नहीं आता था पैसे के टाइम पे। तो ये जो बैंक बी है यहां से पैसा डायरेक्टली बैंक ए को जाता था। तो क्या बोला मैंने अभी तक, व्हाट वाज रेडी फॉरवर्ड डील एट दैट टाइम। नॉर्मली बैंक ए को अगर पैसा रेज करना है बैंक बी से तो वो उसको सिक्योरिटी इशू करेगा और पैसा ले लेगा। बट देन रूल चेंज हो गया, उन्होंने बीच में लिख दिया कि भाई एक ब्रोकर के थ्रू आपको करना पड़ेगा। तो बैंक ए अपनी सिक्योरिटीज जो है वो ब्रोकर के थ्रू इशू करता था बैंक बी को, बट बैंक बी जो पैसा दे रहा है डायरेक्टली वो बैंक ए को दे रहा था। ओके, यहां पर हर्षद मेहता ने एक लूप होल निकाल दिया। हर्षद मेहता ने क्या किया, एक पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस किया और उसने ना स्कीम थोड़ा चेंज करवाया। उसने क्या किया, ये जो बैंक बी है ना वो ब्रोकर को पैसा दे, ऐसा उसने स्कीम बनाया एंड ब्रोकर आगे बैंक ए को पैसा दे। उसने ये स्कीम बनाया, मतलब कि ये लॉ पास करवाया कि अब बैंक बी जो है वो डायरेक्टली ए को पैसा नहीं देगा बट ब्रोकर को पैसा देगा एंड ब्रोकर आगे ट्रांसफर करेगा। अब ये उसने किया तो क्या बेनिफिट हुआ इसका वो देखो। बेसिकली इसमें ऐसा हुआ कि स्टॉक ब्रोकर के पास बीच में पैसा आ गया जो पहले नहीं आता था। समझो ये बैंक बी है, बैंक बी ने ना इसको 1 करोड़ दिया, ब्रोकर ने आगे बैंक ए को 1 करोड़ दिया। बट बीच में ये ब्रोकर क्या कांड कर रहा है, तो बीच में ऐसा है कि अगर 1 अप्रैल 2020 को उसको 1 करोड़ मिला ना तो वो आगे 15 अप्रैल को ट्रांसफर कर रहा है। वो बोलता है कि हमको प्रोसेसिंग टाइम लगता है और हमको रूल्स के हिसाब से 15 दिन रखने को बोला है। तो अगर 15 दिन रखने को बोला है मुझे तो मैं क्या करूंगा, ये 15 डेज के लिए जो 1 करोड़ है ना वो मैं अपने पास रख लूंगा। आई एम अ ब्रोकर एंड ये 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा
अपने पर्पस के लिए, एंड देन आई विल पास इट ऑन टू बैंक ए। वही सेम किया हर्षद मेहता ने। ये जो ब्रोकर था ये खुद हर्षद मेहता था। तो अब सबको समझा रहेगा कि इसने पहले पॉलिटिशियन को इन्फ्लुएंस करके क्या करवाया, जो पैसा बैंक बी डायरेक्टली ए को देता था, उसने बीच में एक इंटरमीडिएरी बन के पहले वो 1 करोड़ लिया, 15 दिन वापरा, फिर आगे पास ऑन किया। अब ये जो 15 दिन है वो उसने कैसे वापरा, तो he started purchasing shares, purchased shares। कैसे शेयर्स परचेस करता था, तो बड़े बड़े क्वांटिटी में। एक कंपनी थी, कंपनी अभी भी है, ये एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनी, एसीसी, जो अंबुजा सीमेंट बनाती है। तो ये जो एसोसिएटेड सीमेंट्स कंपनी है, इसका शेयर प्राइस कुछ ऐसा था, 200 रुपए पे उसका शेयर प्राइस था। हर्षद मेहता ने इतना बाई किया, इतना बाई किया कि वो होते 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 9000 का भाव हो गया। मतलब वो जो लक्ष्मी चिट फंड वाले हैं ना, 21 दिन में पैसा डबल वगैरह, इधर वो कुछ भी स्कीम नहीं चलता, इधर 21 दिन में वो पैसा उसका 10 गुना हो गया, 20 गुना हो गया, पता नहीं कितना कितना। तो ये 200 रुपए से 9000 तक कैसे शेयर प्राइस पहुंचा एसीसी का, उसके पीछे बेसिक इकोनॉमिक्स का फंड है। अब इकोनॉमिक्स में अपन ने ये पढ़ा है कि अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। बेसिक फंडामेंटल इकोनॉमिक्स का ये है। बट अगर अपन उल्टा देखें, उल्टे में क्या होता है कि भाई डिमांड अगर ऊपर गया ना तो प्राइस ऊपर आता है। मतलब दोनों वे से अगर आप सोचोगे तो ये होता है कि भाई प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचे आता है, बट डिमांड ऊपर गया तो प्राइस नीचे आता है। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रूल, व्हेनेवर डिमांड इंक्रीजेस द सप्लाई, मतलब बहुत सारे लोगों को ज्यादा शेयर्स बाय करने हैं, अगर बहुत सारे लोगों को ज्यादा शेयर्स बाय करने हैं तो द प्राइस इंक्रीजेस। तो इधर प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो 200 का भाव था ना, ये बाय करते गया, ये डिमांड क्रिएट करते गया, बाय करते गया करते गया करते गया, कब तक, जब तक ये भाव 9000 नहीं चला जाता। अब ये 9000 तक पहुंच गया भाव, तो क्या करने का, इसके बाद आता है कि भाई अब हम पकड़े गए तो अब हमको सारे शेयर्स बेचने पड़ेंगे। समझो बहुत सारे बैंक से ले रहा है, लेट्स से दिस इज हर्षद मेहता। अब यहाँ पे पूरा एक लाइन लग गया है बैंक्स का, बैंक बी सी डी, एंड आगे ए, बैंक ए है, बैंक ई है, बैंक एफ है, सबको ये ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां से जो पैसा है ना, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़, यहां पर वो 4000 करोड़ ट्रांसफर तो कर रहा है, बट देर इज अ लैग ऑफ 2 वीक्स या 15 डेज। तो ये बंदा क्या करता था पता है, पैसा घुमाता था। इधर से 4000 करोड़ आया तो पहले उसको 2 वीक के लिए शेयर मार्केट में डालो, शेयर मार्केट में वो डालता है, 15 दिन में उसका पैसा बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड व्हाट ही डज, समझो ये 15 दिन है ना, तो डे 1 को वो बाय करता है, लेट्स से 10 लाख शेयर्स, कोई भी कंपनी का, समझो 10 लाख शेयर वो बाय के लिए उसने बिड डाल दिया, डे 1 को उसको सारे के सारे मिल गए, एंड वही दिन को प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज बायर बहुत बड़ा है। तो अगर आपको चाहिए ना कि सामने लोग बेचे भी शेयर्स, तो भाव बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अगर समझो मेरे को 10 लाख शेयर बाय करने हैं, तो देयर हैव टू बी सेलर्स हु आर सेलिंग 10 लाख शेयर्स। थोड़े 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 कर करके वो 10 लाख सेल होना ही चाहिए, तो भाव इंक्रीज होते गया। ठीक है, अब डे 2 से उसने क्या किया, डे 2 से ही स्टार्टेड सेलिंग इन पार्ट्स, ही सेल्स लेट्स से 40,000 शेयर्स। उसके बाद डे 3 आया, ही सेल्स 10,000 शेयर्स। ऐसे थोड़े 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 कर करके ना वो डे 15 तक पूरा का पूरा पोजीशन वाइंड अप कर देता है। मतलब कि थोड़ा थोड़ा कर करके बेच दो ताकि लोगों को पता नहीं चले कि कोई बड़ा सेलर है। तो इसमें क्या होता है, ये जब भी उसने 10 लाख शेयर्स बाय किए, वहां से लेके डे 15 तक जब वो वाइंड अप कर रहा है ना, भाव ऑलरेडी बढ़ चुका है। अब ऐसे बहुत सारे लोग करने लगे, पैसा किधर से भी मिलता है तो वो शेयर्स में डाल देता है, भाव बढ़ जाता है डिमांड की वजह से, एंड देन दे सेल इट इन पार्ट्स। तो थोड़ा थोड़ा पीस मील में कर करके सेल कर दिया और उसने प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे कर करके उसने न जाने कितने बैंक से पैसा लिया,
कितने लोगों का ये शेयर प्राइस इंक्रीज करवाया, बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट भी हुआ। मतलब ऐसा नहीं है कि उसने कुछ इलीगल करके कुछ दूसरे लोगों का नुकसान किया, दूसरे लोगों को भी फायदा हुआ। बिकॉज अगर कोई भी कंपनी का प्राइस 200 से 9000 पहुंचाना है उसको, तो बीच में ये कभी 400 भी हुआ रहेगा, कभी 600 भी हुआ रहेगा, और भी लोगों ने बाई किया रहेगा ना। तो ऐसे कर करके बहुत लोगों को फायदा हो गया, नॉट जस्ट हिम बट एवरीवन। तो ये उसने स्कैम किया, स्टॉक ब्रोकर बनने का एक नाजायज फायदा उठाया। एंड ऐसे इतना बड़ा स्कैम हो गया कि इफ यू कंपेयर इट विथ विजय माल्या, तो विजय माल्या एट पार या विजय माल्या से भी ज्यादा उसका इतना वो क्वांटम इतना बढ़ गया कि विजय माल्या उसके सामने कुछ भी नहीं है, उसका शिष्य है वो। कोई पूछ रहा है सेबी ने कुछ नहीं किया क्या ये टाइम पे? बेटा सेबी इसके बाद ही आया ना, ये सब कुछ हुआ है 1991 1992 में। इसके लिए तो सेबी आया कि भाई ये स्टॉक ब्रोकर को रेगुलेट करना पड़ेगा, ये जो 200 से 9000 जा रहा है इसको रेगुलेट करना पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो यही हम पर्पस पढ़ रहे कि क्यों सेबी पिक्चर में आया एंड क्यों सेबी एक्ट बना। ठीक है, तो ये पहला फ्रॉड हुआ। एंड ये फ्रॉड जो है इसके वजह से लोगों को प्रॉफिट तो हुआ, बट जो मेजर लॉस हुआ ना बाद में, वो टाइम पे अगर अपना मार्केट का इंडेक्स, अगर फॉर एग्जांपल इंडेक्स 5000 था ना, तो वो गिर के सीधा 2500 आ गया, मतलब फ्लैट 50% मार्केट गिर गया। जैसे अभी अपना सेंसेक्स अगर देखोगे, अभी अपना सेंसेक्स है अराउंड 34,000 पे। तो इमेजिन तभी के टाइम का जो इंडेक्स 5000 था वो 2500 पे सीधा पहुंच गया था। तो आज अगर ये स्कैम कोई करता है ना, तो 34,000 से सीधा 17,000, लोग उठ जाएंगे, लोग कंगाल हो जाएंगे, लोग सुसाइड कर लेंगे एंड व्हाट नॉट। सो दिस वाज फर्स्ट स्कैम, हर्षद मेहता का स्कैम। देयर इज वन मोर स्कैम जिसमें मैं आई वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट स्कैम। मैंने किया नहीं था, आई वाज रादर द विक्टिम। कैसे हुआ था वो भी सुन लो। सेकेंड स्कैम, एक कंपनी है स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। इट इज अ लिस्टेड कंपनी, SEIL उसको बोलते हैं। स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में क्या हुआ था, तो वे बैक 2017 का बात है, उसका स्टॉक प्राइस वाज अराउंड 80। अचानक ऐसा कुछ हुआ कि 80 से उसका भाव 130 हो गया, एंड उसके बाद 30 रुपीज हो गया, एंड उसके बाद से स्टेबल हो गया। आज करंट मार्केट प्राइस उसका 10-12, आई डोंट नो कितना रहेगा, समझो 12 रुपए रहेगा फॉर एग्जाम्पल। तो ये स्टॉक का प्राइस 80 से 130 कैसे हुआ एंड देन डायरेक्टली 30 पे कैसे फॉल हुआ, उसका स्टोरी बोलता हूँ। दिस इज नोन एज पंप एंड डंप प्राइसिंग। दिस इज कॉल्ड एज पंप एंड डंप प्राइसिंग या पंप एंड डंप स्कैम। व्हाट इज दिस स्कैम पंप एंड डंप? बेसिकली बहुत सारे अलग अलग शेयर मार्केट में बहुत सारी एंटिटीज होती है, जो लोग है ना लोगों को फोन कर करके बोलते हैं कि प्लीज ये शेयर बाय कर लो, आपको गारंटीड प्रॉफिट होगा। या लोगों को मैसेजेस आते हैं कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक, या दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट, प्लीज बाय, यू विल गेट गारंटीड प्रॉफिट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा अलग अलग चीज ये लोग बोलते हैं। तो ये जो भी कॉल्स आता है उसमें से एक कॉल मुझे आया स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का, मेरे को एसएमएस आया। एसएमएस में ऐसा लिखा था कि भाई ये जो भी है, फॉर एग्जांपल SEIL है, ऐसा लिखा था। फिर आगे लिखा था मल्टी बैगर। मल्टी बैगर का मतलब बहुत पैसा आने वाला है, मल्टी बैगर स्टॉक। फिर लिखा था करंट मार्केट प्राइस ₹80, नेक्स्ट फ्राइडे टारगेट ₹100, और नीचे गारंटीड ऐसा बोल्ड में लिखा था, गारंटीड। मैं बोला पहली बात तो कोई भी स्टॉक प्राइस गारंटीड नहीं होता है, ये तो हमको भी पता है। तो मैं देखा, चलो मैं देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने बाय नहीं किया, मैंने खाली डिस्कस किया मेरे फ्रेंड्स के साथ, एंड वी थॉट ऑफ ऑब्जर्विंग। तो हमने देखा मंडे को ये मैसेज आया था, ये एसएमएस मंडे को आया था, एंड फ्राइडे को एग्जैक्टली 100 पहुंचा। मैं बोला ये कैसे हो गया, एग्जैक्टली 100 पे टचा, ऊपर नीचे भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो 80 का 100 हो गया एक वीक में। मैं बोला यार ये तो फिर गारंटीड है, मतलब कुछ तो भी कोई इसके पीछे है, someone something is fishy and someone is playing a game behind this। तो बैकग्राउंड में क्या हो रहा था पता है?
बैकग्राउंड में ऐसा हो रहा है कि ये जो एसएमएस गए हैं ना, मेरे जैसे 10 करोड़ लोगों को गए रहेंगे, 10 करोड़ पीपल। अब 10 करोड़ लोगों में से अगर 10 तक का मतलब कि 1 करोड़ पीपल भी अगर होंगे ना फॉर एग्जांपल, तो वो लोग ने कितने शेयर बाय किए रहेंगे सोच लो। मतलब कि बेसिकली डिमांड वाज बीइंग इन्फ्लेटेड, डिमांड वाज बीइंग इन्फ्लेटेड। और मैंने आपको पहले ही बोला, व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई इन द स्टॉक मार्केट, प्राइस हैज टू इंक्रीज। ये बेसिक इकोनॉमिक फंड है। तो डिमांड को इन्फ्लेट कैसे किया ये लोग ने कि अलग अलग लोगों को मैसेज कॉल वगैरह करके शेयर्स वगैरह उनसे परचेज करवाया। अब मैंने बोला था अगर मेरे को एक शेयर बाय करना है ना, तो देयर हैज टू बी वन सेलर जो एक शेयर सेल कर रहा है, तो ही वो क्वांटिटी मैच होता है ना, बाइंग सेलिंग। तो पीछे हु वाज सेलिंग, दैट इज द क्वेश्चन। बेसिकली हु वाज सेलिंग, तो सेल कौन कर रहा था? तो यही पर्सन जो मैसेज कर रहा था, the one who was doing calling messages वगैरह वगैरह। let's say this is Mr. X, और ये जो एसएमएस किया है ये भी था मिस्टर एक्स। तो बेसिकली क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने सबको मैसेज किया कि तुम ये बाय करो। सब लोग बाय करने गए, भाव बढ़ते गया। पीछे कौन बेच रहा था? यही खुद मिस्टर एक्स। मतलब नेचुरल है कि मिस्टर एक्स के डीमैट में बहुत सारे शेयर्स पड़े थे, पहले से ही पड़े थे। उसका मतलब ये हुआ। तो अगर मैं ऐसा टाइमलाइन बनाऊं तो ऐसा कुछ टाइमलाइन बनेगा कि भाई 1 अप्रैल को मिस्टर एक्स जो है उसके डीमैट में समझो 1 करोड़ शेयर्स है, ये कंपनी के स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के। फिर 10th अप्रैल ऑनवर्ड्स, 10th अप्रैल से लेके समझो ये कारनामा चला रहेगा 3 वीक तक, समझो 30th अप्रैल पकड़ते हैं। यहां से ही स्टार्टेड सेलिंग, मिस्टर एक्स स्टार्टेड सेलिंग। कौन से भाव पे बेचा रहेगा? तो 10 अप्रैल को भाव 80 था। फिर ये वीक एंड हुआ समझो 15 अप्रैल फ्राइडे को, समझो ये भाव था 100, तो उसने 100 पे बेचा। फिर आगे और पकड़ो, समझो 24 अप्रैल फॉर एग्जांपल, तो 100 के बाद उसने 120 पे बेचा एंड आगे 130 पे बेचा। एंड इस दौरान लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग पागल बन रहे हैं वो लोग बाय कर रहे हैं 80 पे, फिर बाय कर रहे हैं 100 पे। उनको और मैसेजेस आए कि 100 के बाद गारंटीड 120 होएगा, तो और लोगों ने बाय किया। फिर 130 गया, और लोगों ने बाय किया। अब 130 तक पहुंच के ना मिस्टर एक्स का किटी खाली हो गया। मिस्टर एक्स हैज नो शेयर्स इन डीमैट। मतलब उसने जो इकट्ठा किए थे ना 1 अप्रैल को पूरा डीमैट अकाउंट उसका फुल था, अब वो खाली हो गया। तो ये खाली तो हो गया, उसके बाद अब 130 पे देयर इज नो सेलर, 130 पे देयर इज नो सेलर। अब ये पॉइंट पे है ना पैनिक शुरू होता है कि भाई हमको बाय करने हैं और कोई बेच नहीं रहा है। तो क्या होगा पता है? प्राइस थोड़ा इंक्रीज होगा, 130 से फॉर एग्जांपल 135 हुआ। अभी तक कोई भी सेलर नहीं है, तो अब ये लोग है ना 80 वाले, 100 वाले, 120 वाले, जो लोग मामू बन गए हैं लोग, ये मामू लोग क्या करते हैं? दे स्टार्ट सेलिंग। मामू लोग स्टार्ट सेलिंग। एक बात बताओ, अगर ये मामू लोग सेल करने लगे तो नाउ सेलर्स आर मोर, सप्लाई इज मोर देन डिमांड। क्यों? क्योंकि ये जो है ना मिस्टर एक्स, ये भाग गया, ही रैन अवे। अब कोई मैसेजेस नहीं कर रहा है लोगों को, अब कोई भी मैसेजेस नहीं कर रहा है अगर, तो कोई बाय ही नहीं कर रहा है। तो अब उल्टा पल रहा हो गया, नाउ सप्लाई इज मोर देन डिमांड। सो ऑल दीज मामू लोग आर सेलिंग नाउ। अगर कोई बाय नहीं कर रहा है, किसी को मैसेज नहीं गया, कोई बाय ही नहीं कर रहा है, तो क्या होगा अब? तो नाउ द प्राइस विल स्टार्ट फॉलिंग। वो फॉलिंग छोड़ो, ड्रास्टिक फॉल। ड्रास्टिक मतलब कितना? नेक्स्ट डे ये जो 135 था, 135 का नेक्स्ट डे प्राइस वाज 105 एंड नेक्स्ट डे द प्राइस वाज 80, उसके बाद 30 तक पहुंच गया। इतना ड्रास्टिक फॉल। और इन द मिडल मैंने भी खुजली किया था, मैंने भी 105 पे ऐसे ही टाइम पास के लिए जो भी अपने को स्टाइपेंड मिलता है 3-4 हजार रुपया, वो डाल दिया। उसके बाद कभी बेचने मिला तो 90, 80, 88, 89, जब भी वो गिरने शुरू हुआ ना तभी बेचने मिला।
तो ठीक है, वो तो चलो वो दिन का बात था, स्टाइपेंड वगैरह गया, कोई बात नहीं, ऐसा समझा के भाई 5-6 वड़ा पाव खा लिया, अपना लॉस हो गया, खत्म। बट ये जो भी स्कैम होता है, दिस इज नोन एज पंप एंड डंप प्राइसिंग। ऐसे मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग इसमें गए रहेंगे। Now this happened in 2017 even after SEBI was so strict। अगर सेबी इतना स्ट्रिक्ट है उसके बाद भी ये हो सकता है, तो इमेजिन सेबी था ही नहीं तो क्या क्या होता था। तो ये था पंप एंड डंप प्राइसिंग, ठीक है। अब दोनों के दोनों जो मैंने स्कैम बताया आपको, वापस उनका एक स्नैपशॉट देता हूं एंड देन वी विल बिगिन विद द टॉपिक, ठीक है। तो हर्षद मेहता में क्या हुआ था, देखो फटाफट। हर्षद मेहता में ऐसा था कि अगर एक बैंक को दूसरे बैंक से कुछ रेस करना है तो बैंक भी पैसा हर्षद मेहता को देता था एंड हर्षद मेहता आगे देता था, बट आफ्टर अ गैप ऑफ 2 वीक्स। तो ये इन द मिडिल पैसा को क्या करता था, 1 करोड़ को इन्वेस्ट करता था स्टॉक मार्केट में एंड एक कंपनी का भाव 200 से लेके ऐसे कर करके 9000 तक पहुंचा दिया एंड उसके बाद ड्रास्टिक फॉल आया अगेन बिकॉज ये स्कैम अनरावल हो गया था। सिमिलरली पंप एंड डंप में क्या हुआ, तो स्टील एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड में ऐसा प्राइस था लेट्स से 80 रुपीज, 80 से गया 130 तक, फिर थप करके 30 पे आ गया एंड देन वही चिल्लर पे चलता रहता है, वो ऐसा हो जाता है। ये क्यों हुआ था, इसके पीछे लोग एसएमएस कर रहे थे। एसएमएस करने वाला जो बंदा रहेगा ना, ये लोग नॉर्मली इंदौर के होते हैं, नो ऑफेंस, बट इंदौर से बहुत कॉल आते हैं, सारे के सारे ट्रू कॉलर स्कैम रिपोर्टेड होते हैं। तो ये इंदौर वाले लोग क्या करते हैं, डीमैट में जमा करके रख देंगे, उसके बाद लोगों को एसएमएस करेंगे बाय कर लो बाय कर लो। सब बाय करते गए, धीरे 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 प्राइस इधर तक आ गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था इतने टाइम कि भाई ये स्टॉक तो है ना, ये तो भाई मतलब डबल करके रहेगा पैसा। तो लोग इन्वेस्ट करते गए करते गए करते गए एट सच प्राइसेस एंड देन ये पर्सन जो एसएमएस वाला था ना, ही रैन अवे। नाउ देयर वाज नो डिमांड, कोई भी बाय नहीं कर रहा था, लोगों को मैसेज ही नहीं जा रहे थे, रादर पीपल स्टार्टेड सेलिंग, सप्लाई करने लग गए एंड दैट इज व्हाई द प्राइस फेल। ये होता है पंप एंड डंप प्राइसिंग। अब ये हुआ सेबी के होने के बाद भी, तो क्या प्रॉब्लम हो गया, अगर समझो सेबी आया फिर भी लोग ये फ्रॉड वगैरह कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ये है कि नुकसान हुआ किसका, इन्वेस्टर का। याद रखना क्योंकि ये आगे आंसर में बहुत काम आएगा। पहला क्या काम है इसका, सेबी के आने का, कि भाई इन्वेस्टर का नुकसान हुआ। एंड सेकंड, डोंट यू थिंक इंडियन शेयर मार्केट में अगर ये सब हो रहा है तो अपना जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा। इन्वेस्टर का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है एंड सिक्योरिटीज मार्केट में कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्या ये देश के लिए अच्छा है, आंसर इज नो, डेफिनेटली नॉट। जो देश में इन्वेस्टर के साथ नुकसान होता है, उनका मामू बनाया जाता है उनको, बेसिकली इट इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो दिस थिंग इज वेरी रॉन्ग। पंप एंड डंप प्राइसिंग बोलो या हर्षद मेहता स्कैम बोलो, या ऐसा बहुत सारे अलग अलग स्कैम है। मैं अभी शुरू करूंगा तो 12 ऐसे ही बच जाएंगे, इतने सारे स्कैम्स है मैंने देखे। तो ये सब स्कैम से अपने को बचाने के लिए कौन आया है, सेबी। तो सेबी एंड सेबी एक्ट का पर्पस ये है, इन्वेस्टर्स को बचाओ, सिक्योरिटीज मार्केट को बचाओ। तो ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखो, इन्वेस्टर्स एंड सिक्योरिटीज मार्केट, ये दोनों के लिए हमने सेबी बनाया है।